मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। आव्यूह, मैट्रिक्स। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। NCERT से ही लिया जा रहा है। बच्चों, ये चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बच्चों, लॉन्ग में यूपी बोर्ड में तो 8 नंबर के भी क्वेश्चन आने लगे हैं इस चैप्टर से, बाकी कुछ शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो बच्चों, इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बच्चों, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आव्यूह होता क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है। तो बच्चों, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स बच्चों एक mn संख्याओं का एक समुच्चय होता है, एक समूह होता है, एक कलेक्शन होता है, ठीक है। और जहां पर m केवल ये शो करता है बच्चों कि पंक्ति उसमें कितनी है, रो कितनी है, और n यहां पर क्या शो करता है बच्चों कि उसमें कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम समझना चाहें, और इसमें एक बात और ध्यान देना चाहिए बच्चों कि आव्यूह को, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। मतलब मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट या कैपिटल लेटरों से डिनोटेट करते हैं, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसे समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे बच्चों, आइए इसे देखते हैं। और बाकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आव्यूह को समझाता हूँ किस तरीके से। बच्चों, हमारा जो व्यापक आव्यूह होता है, जो आव्यूह का मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कह सकते हैं जनरल फॉर्म होती है, वो हमारी आव्यूह की इस तरीके से होती है। मैंने मान लिया बच्चों कोई आव्यूह मेरे पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, तो आव्यूह को मैं कैसे करके व्यक्त करूँगा, ये लगाऊंगा बड़ी ब्रैकेट, या मैं कह सकता हूँ क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा, अगर कैपिटल ए लिया है तो स्मॉल aij ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये समझना ये होगा, जो aij है बेटा, ये जो आव्यूह ए है इसका एक अवयव है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट है बच्चों, ये जो क्लोज ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स का साइन होता है, आव्यूह का चिन्ह होता है, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्म होती है किसी भी मैट्रिक्स की। अब इसे ओपन कैसे किया जाता है, तो आइए बच्चों इसको ओपन करना सीखते हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगी। ये मैट्रिक्स का साइन होता है, ये आव्यूह का चिन्ह होता है। तो अगर मैंने बच्चों ये aij को मैं ओपन करूंगा तो मैं पहले यहाँ a लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो a है वो किस रो में है, किस कॉलम में है, मतलब किस पंक्ति में है, किस स्तंभ में है। तो पहले देखते हैं पंक्ति यानी कि रो, फिर देखते हैं कॉलम। तो बच्चों, कॉलम जो होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, बिल्कुल वर्टिकल होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, खड़े हुए होते हैं। और जबकि बच्चों जो रो होती है, जो पंक्ति होती है, वो क्षैतिज होती है, कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो बच्चों, मैं ये ऐसे करके देख सकता हूँ, ये जो ए है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका मतलब फर्स्ट रो में है तो 1 लिख देंगे, और फर्स्ट कॉलम में है तो 1 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो ए है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पर बच्चों मैं एक बात और बता दूँ आपको कि जो आई है, आई का मतलब होता है कि ये एलिमेंट किस रो में रखा हुआ है, रो को शो करता है, पंक्ति को शो करता है। और जो जे है तो ये बताता है बच्चों कि ये किस कॉलम में है एलिमेंट, ये अवयव किस कॉलम में है। तो आई की जगह पर जो भी होगा वो पंक्ति को बताएगा, रो को बताएगा, और जे की जगह जो होगा वो बच्चों कॉलम को बताएगा, स्तंभ को बताएगा। तो ए बन गया A11 का मतलब है ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर मैं बच्चों यहाँ पर ए लिख दूँ, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ए है अब वो फर्स्ट रो में है,
पहली पंक्ति में है तो मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये कौन से कॉलम में है, तो हम कहेंगे बच्चों सेकंड कॉलम में है, और सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्थिति होगी, इसकी स्थिति जो होगी वो A12 होगी। कहने का मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। अगर मैं एक A और लिख दूँ यहाँ पर बच्चों, तो अब मैं ये देखूँगा कि जो A है वो यहाँ पर फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो मैं कैसे करके लिख सकता हूँ, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि A13 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर डॉट 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 बात करूँ, अगर मैं इस वाले A की बात करूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। उसमें हमने देखा जब हम बाइनोमियल थ्योरम को यानी कि द्विपद प्रमेय को जब एक्सपेंड करते हैं, उसका जब प्रसार करते हैं, तो उसमें बीच में एक आता है आरवां पद आता है, यानी कि rth टर्म आती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी बच्चों एक बीच में क्या आती है, अगर रो में कोई एलिमेंट है तो मैं कह सकता हूँ inth एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, मान लिया कि बच्चों ये अब i वे रो में है, और बल्कि बच्चों यहाँ पर ये देखते हैं कि i वे रो में है, मतलब ये यहाँ पर तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम डॉट 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 करके अगर मैंने एक एलिमेंट A ले लिया, तो मैंने ये देख लिया बच्चों कि ये जो एलिमेंट है वो किस रो में है रखा हुआ, तो हम देखेंगे फर्स्ट रो में है तो 1, और किस कॉलम में है, तो बच्चों कॉलम यहाँ पर कौन सा ले लेंगे, अभी कॉलम हमें नहीं पता है। डॉट 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 लगने के बाद कॉलम कौन सा आ जाता है, J। हमने मान लिया वो JNth कॉलम में है, तो कौन से कॉलम में हो जाएगा बच्चों, JNth कॉलम में। अगर ये ऐसे ही और डॉट 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 चलता रहा बच्चों, तो ये मैंने A ले लिया, मैंने ये क्या ले लिया, A ले लिया, तो वो जो A है बच्चों वो मेरे पास फर्स्ट रो में है, पहली पंक्ति में है, और कौन से कॉलम में है, तो बच्चों हमें पता नहीं है कौन से कॉलम में, तो हम मान ले रहे हैं बच्चों वो nth कॉलम में, nवें कॉलम में है, तो हम कह देंगे यहाँ पर nवें कॉलम में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। तो हमने मान लिया बच्चों ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और nth कॉलम में है। बीच में अगर कोई डॉट डॉट के बाद बीच में कोई टर्म लेते हैं, तो बच्चों जो जनरल एलिमेंट होता है उसी का कॉलम लिया जाता है, और लास्ट में nth कॉलम लिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पर कोई A लिख दूँ, तो अब ये A जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सी रो में होगा, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकंड रो को हम लिखते हैं 2 से, और फर्स्ट कॉलम है तो इसका मतलब 1 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ऐसे बोल सकते हैं A21 बोल सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पर A लिख दूँ, तो ये मेरे पास सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 2। पहले रो लिखी जाती है कौन सी रो में, फिर कॉलम। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पर A ले लूँ, तो ये हमारे पास सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में, और डॉट 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 ऐसे ही कहानी ये चलती रहेगी। इसी तरीके से ये एलिमेंट मैंने A ले लिया बच्चों, तो जो ये A है वो सेकंड रो में है और JNth कॉलम में है, तो हम कह सकते हैं सेकंड रो और Jवां कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से डॉट 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 चलता रहेगा। एक एलिमेंट मैंने और ले लिया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों सेकंड रो में है और nth कॉलम में है, तो मैं कह सकता हूँ 2n। क्या कह सकता हूँ, 2n बोल सकता हूँ, इसका मतलब सेकंड रो और nवें कॉलम में, ठीक है। अगर इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एक एलिमेंट और ले लूँ, तो ये एलिमेंट जो है वो थर्ड रो में है, यानी कि तीसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है। इसी तरीके से मैं ये A ले लूँ बच्चों, तो ये तीसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, तो ये 3 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर A ले लूँ मैं, एक कोई एलिमेंट ले लूँ, एक अवयव ले लूँ, तो ये थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। इसी तरीके से डॉट 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 मान लिया एक एलिमेंट यहाँ लिया, तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी ये थर्ड रो में है और JNth कॉलम में है, ठीक है।
और डॉट 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 ऐसे ही चलता रहा, एक एलिमेंट ये ले लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थर्ड रो में है एलिमेंट और nth कॉलम में है, ठीक है। इस तरीके से ये 3n। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों नीचे भी ये एलिमेंट ऐसे ही चलते रहेंगे, इधर भी ऐसे ही नीचे चलते रहेंगे, इधर भी चलते रहेंगे सिमिलरली, और यहाँ भी इसी तरीके से चलते रहेंगे और यहाँ भी चलते रहेंगे। अब मैंने मान लिया एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब ये एलिमेंट भाई डॉट 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 के बाद तो एलिमेंट जो होता है वो कौन सी रो में है, तो रो वो कहाँ से उठाई जाती, यहाँ से। मान लिया ये nth रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये I1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट लूँगा बच्चों, तो मैं पहले देखूँगा ये कौन सी रो में है, तो ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बच्चों, तो डॉट डॉट के बाद उसी की रो ली जाती है, और कॉलम की बात होती है तो उसका कॉलम यानी कि जे लिया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो ये मेरे पास nth रो में है यानी कि IV पंक्ति में है, तो ये I लिख देंगे, और कौन से कॉलम में है ये एलिमेंट, सेकंड कॉलम में, तो ये 2 लिख देंगे यानी कि I2। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने यहाँ से A ले लिया, तो ये A जो है मेरे पास वो nth पंक्ति में है यानी कि रो में है, और थर्ड कॉलम में, और डॉट 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 चलता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये IB पंक्ति में है और JB कॉलम में है, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, IJ। इसी तरीके से अगर डॉट 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 पे चला आया मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं ये देखूंगा ये IB पंक्ति में तो है, लेकिन मैंने बताया I के बाद अगर डॉट 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 लगता है तो वो MN में पहुंच जाता है, यानी कि M पंक्ति होती है जहां N कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ अगर मैंने कोई एलिमेंट A ले लिया, तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये जो है M, इधर थोड़ा लिखते हैं, A ले लिया तो ये MNth यानी कि कह सकते हैं MB पंक्ति में है, ठीक है, और Nवे कॉलम में है, तो ये M, ये इसका नाम क्या हो जाएगा एलिमेंट का, AMN। अब यहाँ थोड़ा ये समझेंगे बच्चों, यहाँ पर जो I है वो I हमें केवल ये बताता है कि ये किस एलिमेंट किस पंक्ति में रखा हुआ है, ये किसे शो करता है, पंक्ति को। और ये जो J है, तो J मेरे प्यारे बच्चों केवल यही बताता है कि ये एलिमेंट कौन सी कॉलम में रखा हुआ है, कौन से कॉलम में है, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसे फिर से समझते हैं क्योंकि सारा खेल यहीं पर है और कुछ नहीं है, ठीक है। 11 का मतलब है ये एलिमेंट फर्स्ट रो में रखा हुआ है और फर्स्ट कॉलम में रखा हुआ है। 12 का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रो में है एलिमेंट और ये सेकंड कॉलम में। पहले वाला शो करता है रो के लिए, रो कौन सी रो में एलिमेंट, और दूसरा नंबर शो करता है कौन से कॉलम में है। अगर मैं ये 13 की बात करूं तो इसका मतलब है ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, ये देखो रो, और ये थर्ड कॉलम में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि रो क्या होती है। ये रो होती है जो क्षैतिज हैं, और ये ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये आव्यूह की डेफिनीशन हुई। और मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि यहाँ पर जो MN है इसका मतलब है इसमें टोटल M रो हैं, M पंक्ति हैं, और टोटल N कॉलम है, N स्तंभ है। बच्चों रो को हिंदी में पंक्ति और कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये MN केवल यही बताता है कि ये आव्यूह का क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम क्या है, कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है। तो लास्ट वाला मुझे ये बता रहा है ये MN कि इसकी जो कोटि है, जो क्रम है, वो M/N है। तो बच्चों ये M/N ऐसे करके लिख के दिखा देंगे, ये हमें ये बता देगा कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ ज़रूरी बात आपको ये बता दूं बच्चों कि I का फिर से एक बार फोकस करेंगे। मैं इसलिए इस पर फोकस इतना कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली एक्सरसाइज इसी से ही निपट जाएगी हमारी, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँ बच्चों कि ये I क्या है, तो आप कहोगे I ये बता रही है कि ये एलिमेंट किस रो में है, किस पंक्ति में है। अगर मैं आपसे पूछूँ J क्या है, तो आप कहोगे बच्चों कि ये बता रहा है कि एलिमेंट किस कॉलम में है, किस स्तंभ में है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि
एम क्या है यहाँ पर? तो मेरे प्यारे बच्चों एम केवल ये बता रहा है कि इसमें टोटल कितनी रो हैं, टोटल कितनी रो हैं, यानी कि कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। और एन ये बता रहा है बच्चों कि इसमें टोटल कितने स्तंभ हैं, यानी कि कुल कितने कॉलम हैं, ऐसे करके कह सकते हैं। तो ये आई का मतलब होता है कौन से पंक्ति में है अवयव, और एम का मतलब है कुल पंक्ति। बहुत बड़ा फर्क होता है, ये आपको इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आव्यूह की पूरी डेफिनेशन हुई। आप समझेंगे बच्चों आव्यूह के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आइए बच्चों अब हम समझते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों रो मैट्रिक्स, OR रो वेक्टर। और दूसरा हमारा टाइप जो होगा वो स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। तो बच्चों ये दोनों इसलिए मैंने लिए, आपको खुद बताना होगा कि इसमें कौन सा बच्चों पंक्ति सदिश है यानी कि रो मैट्रिक्स है, और कौन सा स्तंभ आव्यूह है यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है। तो बच्चों इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। रो का मतलब ये होता है बच्चों उसमें केवल एक ही रो होगी, केवल एक ही रो होगी, उसमें एक ही रो। मैट्रिक्स तो होगी लेकिन रो केवल एक होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो कैसे करके, जैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बच्चों, अगर मैं पंक्ति आव्यूह की बात करूँ तो इसके लिए पहला एग्जाम्पल मेरा क्या होगा बच्चों, ये पहली वाली डेफिनेशन का एग्जाम्पल है बच्चों। तो मैं इसमें कह रहा है कि पंक्ति आव्यूह, पंक्ति सदिश यानी कि रो मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे करके कहेंगे कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहलाता है। या हम कह सकते हैं बच्चों कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। देखते हैं इसे। तो अगर पहले वाले का एग्जाम्पल देखूं, 1 2 3 जितने मन चाहे ले सकते हैं। तो बच्चों इस आव्यूह की अगर मैं बात करूं, इस मैट्रिक्स की बात करूं, तो इसमें केवल एक ही रो है, एक ही रो, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3। यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों, इसका जो क्रम होगा, जो कोटि होगी वो 1/3 है। तो इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 3। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 और 1 की, तो मुझे ये पता चल जाएगा बच्चों कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, इस आव्यूह में कितने अवयव हैं। तो 3 एकम 3 यानी कि 3 एलिमेंट है, तो 1 2 3। तो इस तरीके से बच्चों ये रो मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं यानी कि स्तंभ आव्यूह की बात करूं, तो इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल देखूं बच्चों, तो ये दूसरे का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को मैं इस समय ये कह सकते हैं बच्चों हॉरिजेंटल। अगर मैं इसे वर्टिकल कर दूं 1 2 3, तो आप ये बताइए कि इसमें कितने कॉलम है। आप कहोगे बच्चों एक ही कॉलम है, रो कितनी है इसमें, 1 2 3। इसका मतलब है इसमें 3 तो रो हो गई, पहले रो लिखा जाता है बाई कॉलम, और कॉलम कितने, 1। अगर इसमें एक कॉलम है तो ये स्तंभ आव्यूह हो गया, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरीके से बच्चों ये तो हमारे पास पंक्ति सदिश और स्तंभ आव्यूह होते हैं, इस तरीके से हमें पहचानना है। आइए बच्चों आप समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 3 और 4। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स। बच्चों ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज आव्यूह होता क्या है, और वर्टिकल मैट्रिक्स और ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता क्या है। तो इसे मैं एक पहले एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप खुद पहचानोगे इसमें कौन सा क्षैतिज है यानी कि हॉरिजॉन्टल, कौन सा ऊर्ध्वाधर है यानी कि कह सकते हैं वर्टिकल। तो बच्चों अगर मैं ये एग्जाम्पल की बात करूं, मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स लिख दी। चलो इसे थोड़ा छोटी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और अगर मैं एक मैट्रिक्स और ले लूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से,
तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें पहचानो कि क्षैतिज आव्यूह कौन सा है, और क्षैतिज आव्यूह मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कौन सी है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सी है, तो हम कैसे पहचानेंगे बच्चों? इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्षैतिज का मतलब ये हो जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, यानी कि लेंथ ज़्यादा हो, कह सकते हैं। हॉरिजेंटल का मतलब है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, और ऊर्ध्वाधर का मतलब है, वर्टिकल का मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा हो, जिसकी हाइट ज़्यादा हो। तो हम ऐसे देखेंगे बच्चों कि हाइट अगर देखें तो इसकी ज़्यादा है, और अगर लेंथ देखें तो इसकी ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसकी ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कैसे करके निकालेंगे? चलिए बच्चों, पहली एक्सरसाइज के कुछ रूल भी इसी के साथ साथ निपटाते चल रहे हैं। तो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा, पहले इस मैट्रिक्स की रो देखूंगा, इसमें कितनी रो हैं। तो बच्चों रो कितनी है? 1 2, तो इसमें 2 तो हो गई रो। कॉलम कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है वह 2x4 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले रो 1 2 3 4, 4 रो हैं, और कॉलम कितने इसमें? 1 2, तो ये 4x2 की मैट्रिक्स यानी 4x2 की मैट्रिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जिस मैट्रिक्स में, जिस आव्यूह में कह सकते हैं अगर यहाँ पर रो कम है, रो कम है, नंबर ऑफ रो कम है, या मैं कह दूं कॉलम ज़्यादा है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिस आव्यूह में मैं कह दूं कि रो ज़्यादा है कॉलम से, या मैं कह दूं कॉलम कम है रो से, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि उस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। तो आप ये समझ पाए होंगे कि जिसमें रो कम होती है, यानी कि पंक्ति कम होती है स्तंभ से, वो होता है क्षैतिज आव्यूह, और जिसमें पंक्ति ज़्यादा होती है स्तंभ से, वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो बस इसमें कुछ नहीं, खाली हमें समझना है, इनका कहीं कहीं यूज होगा, बाकी इनके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर। मेरे प्यारे बच्चों, एक टाइप और समझते हैं, ये है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है। स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग का मतलब ये होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है यानी कि 2। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। बच्चों स्क्वायर का है बिल्कुल ये मतलब नहीं है। स्क्वायर का केवल एक ही मतलब है बच्चों कि यहाँ पर जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जितनी मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। मतलब क्या हुआ कि कोई अगर आव्यूह होगा तो उसमें जितनी पंक्तियों की संख्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों उतने ही स्तंभों की संख्या होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझना चाहूँ तो बच्चों कैसे करके समझूंगा। मान लिया मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं क्रम निकालूं, या मैं कह सकता हूँ कोटि निकालूं, या कह सकता हूँ ऑर्डर, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखें क्रम, कोटि और ऑर्डर एक ही बात होती है। ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में और क्रम और कोटि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें कितनी रो है? 1 2 3, तो 3 रो हैं बाई। कॉलम कितने हैं बच्चों इसमें? 1 2 3 कॉलम है। तो मैंने एक बात देखी बच्चों कि जितनी यहाँ रो है उतने ही कॉलम है। तो कहने का ये मतलब बच्चों कि वह आव्यूह या वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, या मैं कह दूं पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, तो वो बेटा आव्यूह, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वर्ग आव्यूह कहलाता है, या कह सकता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं उसे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में मैं कुछ वर्ड बोलता हूँ तो उन्हें आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें जितनी रो है उतने ही अगर कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो मतलब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा वर्ग आव्यूह। आइए बच्चों एक टाइप और समझते हैं, शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं जीरो, OR नल, OR वॉइड। मतलब क्या हुआ? जीरो मैट्रिक्स भी इसे बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों इसके नाम से ही पता चला है जीरो यानी कि शून्य। तो अगर कोई मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास, उसके सभी एलिमेंट जीरो हैं,
सभी एलिमेंट कितने हैं, 0, या कह सकते हैं सभी अवयव 0 है। तो बच्चों वो मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य अवयव या कह सकते हैं 0 मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 0। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये एक मैट्रिक्स है और इसके जितने भी एलिमेंट हैं, ये जितने अवयव हैं वो सब 0 है, मतलब ये एक शून्य अवयव है या कह सकता हूँ 0 मैट्रिक्स है। जैसे ये तो मेरा इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना है, 1 2 रो हैं इसमें बच्चों, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है। तो 2×2 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर यानी कि क्रम हो जाएगा। अगर एक मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल और दूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये भी मेरे पास एक क्या है, 0 मैट्रिक्स या कह सकता हूँ नल मैट्रिक्स है, या बोल सकता हूँ वॉइड मैट्रिक्स है। हिंदी में शून्य अवयव भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इस अवयव के जितने भी ये एलिमेंट, ये सब एलिमेंट होते हैं वो सब 0 हैं। अगर ये 0 हैं तो मतलब क्या हुआ, ये हमारी एक रिक्त अवयव है, एक 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं इसका क्रम देखूं बच्चों, ऑर्डर देखूं इसका, तो पहले रो कितनी है इसमें, 1 2 3। कितनी रो बच्चों इसमें, 3। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 इसमें कॉलम है। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई मैट्रिक्स, कोई 0 मैट्रिक्स या कह सकता हूँ शून्य अवयव अगर स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी, क्योंकि इसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम, तो बच्चों इसे मैं कैपिटल O से व्यक्त करता हूँ। कोई 0 मैट्रिक्स है, कोई भी 0 मैट्रिक्स है, तो उसे मैं किससे व्यक्त कर सकता हूँ बच्चों, कैपिटल O से व्यक्त कर सकता हूँ। इसे एक तरीका और है कि ये 2×2 ऑर्डर की है, तो बच्चों मैं कैपिटल O लिख सकता हूँ या फिर O2 भी लिख सकता हूँ। O2 का केवल ये मतलब है, ये जो 0 मैट्रिक्स है बच्चों वो 2×2 ऑर्डर की है। तो यहाँ से हमें समझना होगा जो 0 मैट्रिक्स होगी उसे मैट्रिक्स को कभी ओपन नहीं किया जाता, उसे कैपिटल O से डिनोटेट करते हैं। अगर मैं इसे शो करना चाहूँ बच्चों तो इसे भी मैं O से शो कर सकता हूँ, ये 0 नहीं O है, और किस ऑर्डर की है, 3×3, तो O3 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ खाली O लिख दूँ तब भी चलेगा और O3 लिख दूँ तब भी चलेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोई भी मैट्रिक्स के अगर सभी एलिमेंट 0 हों तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, 0 मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आइए बच्चों एक टाइप और समझते हैं, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। लीडिंग डायगोनल भी इसे बोल सकते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये होता क्या है मुख्य विकर्ण, तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का कोई नाम चलो A दे देते हैं, कैपिटल है। मैं ये कह दूं ये D1, ये 1 1, उसके बाद में 1 D2 1, कुछ भी ले सकते हैं, 1 की जगह कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, और यहाँ दे देता हूँ 1 1 और ये D3। ठीक है, तो बच्चों मुख्य विकर्ण क्या होता है, कह सकते हैं ये जो होता है बच्चों, ये कह सकते हैं बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे वाले सिरे तक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाले सिरे से, कॉर्नर से राइट हैंड के नीचे वाले कॉर्नर तक, ये जो होता है बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं, या कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये जो बच्चों ये प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है। आप लोगों ने रेक्टेंगल, आयत, वर्ग, स्क्वायर वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें हमने देखा होता है ये जो होते हैं वो विकर्ण होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य विकर्ण यानी कि लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो ये इसका लीडिंग डायगोनल होता है। अगर मैं बात करूँ बच्चों एक मैट्रिक्स और लेके आपको समझाऊँ, हालांकि उस विकर्ण का कोई यूज है नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे यही चीज़ ऐसे करके मैं दे देता कि 1 1 और ये D1 1 D2 1 और ये D3 1 1 ऐसे करके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो डायगोनल होता है
ये वाला जो डायगोनल होता है, ये वाला, तो ये जो डायगोनल होता है बच्चों, इस वाले को हम कहते हैं फॉलोइंग डायगोनल। क्या कहते हैं बच्चों? फॉलोइंग डायगोनल। इस डायगोनल का कभी यूज नहीं होता, अपनी लाइफ में कभी भी यूज नहीं हुआ इसका, ना ही यूज होता है। हमारा जो यूज होता है वो केवल इस डायगोनल का यूज होता है, इसी का ही सारा खेल है और कुछ नहीं है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, ये जो होता है इसका मुख्य विकर्ण होता है, यानी कि लीडिंग डायगोनल, और बाकी इसका कोई यूज नहीं है, इसे भूल जाओ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये लीडिंग डायगोनल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक टाइप्स और समझते हैं, विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह से पहले हमें कह सकते हैं बच्चों, जो मुख्य विकर्ण है यानी कि डायगोनल, लीडिंग डायगोनल हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? एक मैट्रिक्स होगी, उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे, वो तो कुछ ना कुछ होंगे, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, और बाकी के जो बचे एलिमेंट बच्चों वो सभी जीरो होंगे। वो सभी एलिमेंट कैसे होंगे? जीरो होंगे। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है, जो आव्यूह होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करके इसे समझना चाहेंगे। तो बच्चों अगर मैंने मान लिया कैपिटल ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स ले ली, और मैंने ले लिया यहाँ पर D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, ये तो मेरे पास इसके अंदर ये एलिमेंट। तो मैंने ये देखा, ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, जो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, वो तो D1 D2 D3 हैं, और बाकी के जितने एलिमेंट हैं वो सब कैसे हैं? जीरो हैं। मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, या कह सकते हैं ये जो आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा विकर्ण आव्यूह होता है। आइए बच्चों एक टाइप और समझते हैं। टाइप नंबर कितना होगा बच्चों? 9, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह क्या होता है बच्चों? कि अदिश का मतलब आप समझते ही हैं कि कोई चीज़ बदले ना, निश्चित होनी चाहिए, सेम। स्केलर का भी मतलब भाई स्केलर अदिश एक ही बात होती है। तो बच्चों कह सकते हैं कि अगर कोई आव्यूह है, कोई मैट्रिक्स है, अगर उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं, वो सेम होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स या उस आव्यूह को क्या बोलेंगे बच्चों? कह सकते हैं अदिश आव्यूह, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो बच्चों एक एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं इसे। मैं कह सकता हूँ ये D 0 0 0 D 0 0 0 D। मैंने एक बात देख ली बच्चों, इसकी जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, ये मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल वो सेम है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि अदिश आव्यूह। इस तरीके से ये टाइप है बच्चों। एक टाइप और समझते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? इकाई आव्यूह क्या होता है? ये इसका यूज तो हमेशा ही होगा, पूरी मैट्रिक्स में जगह जगह पर इसका यूज होगा, तो इसे बहुत अच्छे से हमें समझना है। बच्चों कह सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात तो मैट्रिक्स कैसी होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। उस मतलब वो वर्ग आव्यूह जिसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, यानी कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं बच्चों, वो केवल एक होना चाहिए, एक 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 होना चाहिए, और बाकी के जो एलिमेंट है वो सब जीरो होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव एक होना चाहिए और बाकी के अवयव सब कैसे होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे तो उस आव्यूह को क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई या तत्समक आव्यूह, यानी कि उस मैट्रिक्स को यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों मैं अगर देना चाहूँ, इसे कैसे करके समझूंगा, इसे मैंने ऐसे करके ले लिए। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ पर मैंने एक बात देख ली, इसकी जो मुख्य विकर्ण है बच्चों, ये मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 1 1 1 है, और बाकी के एलिमेंट सब कैसे हैं? जीरो। मतलब ये जो आव्यूह है वो कौन सा आव्यूह? इकाई या तत्समक आव्यूह, यूनिट
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी इसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। लेकिन इसे बच्चों किससे हम शो करते हैं, किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल आई से। अगर इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, तो पंक्ति इसमें कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो ये 3×3 है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 की है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, I3। क्या लिख सकते हैं बच्चों, I3 लिख सकते हैं। और वैसे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स लगानी चाहिए। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों, 3×3 की। अगर मैं इसी तरीके से I2 निकालूं, अगर मुझे I2 मिल जाए, तो I2 का क्या मतलब हुआ कि जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो भी इकाई आव्यूह है, वो 2×2 ऑर्डर का है, 2×2 क्रम का है। तो 2×2 को हम कैसे करके लिखेंगे, 1 0 और 0 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका ऑर्डर कितना है, 2×2, क्योंकि इसमें रो कितनी है, 1 2, और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2, तो ये 2×2। अगर मैं I1 की बात करूं बच्चों, तो I1 का मतलब आप समझते होंगे, इसमें एक ही कॉलम होगा और एक ही रो होगी। तो कैसे करके मैं लिख सकता हूँ, I1 का मतलब केवल 1 लिख देता हूँ। तो इसका जो अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो एक रो है इसमें और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1×1। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर समाप्त होता है। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में बताएं। बच्चों नंबर अच्छे लाने के लिए आप लोगों को स्टडी करनी होगी। मैथ क्या होता है बच्चों, मैथ में जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे इसे, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। और अगर आप बच्चों इसे रिवाइज नहीं करेंगे तो मैथ बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ।